यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। सबसे पहली चीज है कि सर डबल टैक्सेशन होता क्या है। तो मैं बता दूं, डबल टैक्सेशन दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होता है तुम्हारा जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। पहले मैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन की बात कर दूं। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है कि एक इनकम है, दो लोगों के, अलग अलग लोगों के हाथ में एक ही इनकम दो लोगों के हाथ में टैक्सेबल होती है, दो अलग अलग जगह पे। दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? एक इनकम दो अलग अलग लोगों के हाथ में टैक्सेबल होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मुझे फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड मिला और फॉरेन में मान लो डीडीटी वाला कंसेप्ट है, तो वो फॉरेन कंपनी क्या करेगी, उस डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगी। और वही वाला डिविडेंड जब मेरे हाथ में आएगा तो मेरे हाथ में भी टैक्सेबल होगा। तो सेम इनकम दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड पे दो जगह टैक्स लगा, कंपनी के हाथ में एज वेल एज शेयर होल्डर के हाथ में। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब एक चीज समझना, एक होता है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन या जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन किसको बोलते हैं कि एक इनकम जो है वो एक ही पर्सन के हाथ में दो कंट्री में टैक्स लगता है। एक इनकम दो कंट्री में एक ही पर्सन के हाथ में टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड योर जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। आई कैन टेक वन एग्जांपल। होता क्या है, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री जो टैक्स लेती है ना, वो दो तरीके से टैक्स लेती है। एक होता है दैट इज कॉल्ड योर रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। मींस रेसिडेंस रूल और सोर्स रूल के बेसिस पे टैक्स लेती है। रेसिडेंस रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन आपकी कंट्री का रेजिडेंट है तो उसकी पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आप टैक्स ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट रूल। और सोर्स रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन आपकी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है लेकिन आपकी कंट्री से उसका सोर्स है, तो आप भी उस इनकम पे टैक्स ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स रूल। अब एक चीज समझना, होता क्या है, अगर कोई पर्सन है वो किसी एक कंट्री का रेजिडेंट होता है और उसकी इनकम दूसरी कंट्री से होता है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों कंट्री टैक्स लेती है। जिस कंट्री से इनकम हो रहा है वो सोर्स रूल से टैक्स लेती है और जिस कंट्री में वो रेजिडेंट है वो रेजिडेंस रूल से टैक्स लेती है। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हूं, मुझे क्या होता है, मुझे मान लो फॉरेन से इनकम होता है, नेपाल से इनकम होता है, तो नेपाल टैक्स लेगा या नहीं? आंसर इज यस, नेपाल टैक्स लेगा सोर्स रूल से और इंडिया टैक्स लेगा रेसिडेंस रूल से। या फिर इसका उल्टा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है जिसका नाम है सैम करन। अब सैम करन क्या करता है, इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आता है, तो इंडिया टैक्स लेगा या नहीं? आंसर इज यस, ड्यू टू द सोर्स रूल, और इंग्लैंड टैक्स लेगा ड्यू टू द रेसिडेंस रूल। अब एक बात समझना, इसकी वजह से क्या होता है, डबल टैक्सेशन होता है। अब ये जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन है, इसको कैसे अवॉइड किया जाता है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है तो वो मैप के थ्रू अवॉइड किया जा सकता है। मैप का मतलब होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। बट बेटा जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन है, उसको डीटीडबलए के थ्रू अवॉइड किया जा सकता है। अब एक बात समझना, जब डबल टैक्सेशन होता है तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन हार्डशिप है। डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड करें? तो उसके लिए दो तरह की रिलीफ होती है। एक होती है बायलैटरल रिलीफ और एक होती है यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब होता है दो तरफा प्यार। जब दो कंट्री आपस में मिल बैठ के एक टेबल पे बैठती है और दो कंट्री आपस में डिसाइड करती है कि चलो यार हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बायलैटरल रिलीफ। और जब दो कंट्री आपस में नहीं बैठती और एक कंट्री सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री है वही कुछ रिलीफ देती है, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ अपन बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं बायलैटरल रिलीफ की। तो सर बायलैटरल रिलीफ जो होती है उसमें क्या होता है, कैसे डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है? तो नॉर्मली दो मेथड फॉलो होती है। एक होती है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और एक होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है कि एक कंट्री टैक्स लेती है और दूसरी कंट्री उस इनकम को एग्जेम्प्ट कर देती है, तो भैया टैक्स एक जगह ही लगेगा, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। एक होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि दोनों कंट्री टैक्स लेती है। मीन सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स लेती है, रेसिडेंस वाली कंट्री भी टैक्स लेती है, लेकिन सोर्स कंट्री में जो आपने टैक्स भरा है वो रेसिडेंस वाली कंट्री क्या करेगी, उसका क्रेडिट दे देगी, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स क्रेडिट मेथड। इंडिया जो है वो दोनों मेथड फॉलो करता है। अपने कुछ अग्रीमेंट ऐसे जिसमें कुछ पार्ट पे हम टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं और कुछ अग्रीमेंट में ऐसा है जहां पे हम टैक्स एग्जेम्पशन मेथड भी फॉलो करते हैं। अब एक चीज समझना, ये जो डीटीडबलए में एंटर होने का पावर है किसके पास? तो मैं बता दूं, इंडिया में डीटीडबलए में एंटर होने का पावर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन की स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ में डीटीडबलए में एंटर हो सकते हैं। फॉरेन कंट्री का मतलब होता है कोई भी कंट्री, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ द यूएसए इज अ कंट्री करके, ठीक है, इंग्लैंड इज अ कंट्री। लेकिन टेरिटरी किसको बोलेंगे? बहुत बार क्या होता है, किसी कंट्री का कोई पार्ट होता है जिसको स्पेसिफाइड टेरिटरी बोलते हैं। आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ द मकाओ। आपने मकाओ करके नाम सुना होगा।
होगा तो मकाओ जो है वो चाइना का पार्ट है, तो उसके साथ भी हम एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट में। आंसर इज यस। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन में स्पेसिफाइड टेरिटरी है उसके साथ में हम डीटीडब्ल्यू में एंटर कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, मैं बार बार डीटीडब्ल्यू वर्ड बोल रहा हूं, डीटीडब्ल्यू का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब डीटीडब्ल्यू बोलो या टैक्स ट्रीटी बोलो या टैक्स कन्वेंशन बोलो, एक ही बात है। क्या बोला मैंने? डीटीडब्ल्यू बोलो, टैक्स ट्रीटी बोलो या टैक्स कन्वेंशन बोलो, एक ही बात है। अब एक चीज समझना, जब दो कंट्री आपस में अग्रीमेंट में एंटर करती है उसको डीटीडब्ल्यू बोलते हैं। सर उस अग्रीमेंट में क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले तो उस अग्रीमेंट में यह लिखा जाएगा कि भैया जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको अवॉइड करो, जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको अवॉइड करो। उसके साथ साथ में अग्रीमेंट में कभी कभी है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के भी पॉइंट होते हैं कि हम भैया एक दूसरी कंट्री के साथ में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि भाई ब्लैक मनी होल्डर की इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे। तो डीटीडब्ल्यू में भैया डबल टैक्सेशन अवॉइड करते हैं वो तो लिखा ही होता है, उसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी क्लॉज होता है, एज वेल एज एक दूसरे की टैक्स रिकवरी में हेल्प करना, ये भी क्लॉजेस होते हैं डीटीडब्ल्यू में। अब एक बात समझना, इस साल एक अमेंडमेंट हुआ और ये अमेंडमेंट करके इन्होंने लिखा कि डीटीडब्ल्यू में हम क्या डीटीडब्ल्यू क्यों एंटर करते हैं, तो सेक्शन 90 बोलती है कि भैया फॉर ग्रांटिंग द रिलीफ ऑफ द डबल टैक्सेशन इनकम। उसके साथ साथ में एक और वर्ड इन्होंने यहां पे ऐड किया, दैट इज विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन टैक्सेशन और रिड्यूसिंग टैक्सेशन थ्रू द टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट एम्ड एट ऑब्टेनिंग रिलीफ प्रोवाइडेड ऑफ द अग्रीमेंट फॉर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री और टेरिटरी। मतलब आप डीटीडब्ल्यू में ये लिखोगे कि भैया ये डीटीडब्ल्यू डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, ना कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए डबल नॉन टैक्सेशन। मींस ये अग्रीमेंट डबल नॉन टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, एज वेल एज अग्रीमेंट है वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जिससे कि आप ट्रीटी शॉपिंग कर पाओ। ये ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि इंडिया मॉरिशस का अग्रीमेंट है और इंडिया मॉरिशस का अग्रीमेंट किसके लिए है, इंडिया वालों के लिए और मॉरिशस वालों के लिए। अब एक बात समझना, कोई यूएसए का बंदा इंडिया आता है और इंडिया में आने के बाद एक कंपनी बनाता है और 10 दिन में वो उस अग्रीमेंट का बेनिफिट लेने लग जाता है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रीटी शॉपिंग कर रहा है। वो ट्रीटी शॉप कर रहा है, मींस जो अग्रीमेंट है इंडिया मॉरिशस का वो उस यूएसए के बंदे के लिए नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट वे में वो इसका बेनिफिट ले रहा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ऐसा डीटीडब्ल्यू में लिखा होता है। और इस बार सेक्शन 90 में भी डाला कि हमारी गवर्नमेंट का एम जो है वो ट्रीटी शॉपिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज वेल एज द डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन, सर कौन से प्रिवेल करेंगे, मींस दोनों प्रोविजन में से कौन से प्रिवेल करेंगे? तो मैं हमेशा बता दूं डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। जो डीटीडब्ल्यू है वो हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन माना जाता है और इनकम टैक्स एक्ट है वो तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन माना जाता है। तो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीटीडब्ल्यू एंड इनकम टैक्स एक्ट देन ऑलवेज डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे। बट गाइज एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द गार, मींस गार के प्रोविजन ऐसे है ना जो डीटीडब्ल्यू को भी ओवरराइड करते हैं। जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो गार के प्रोविजन है, दैट गार प्रोविजन लाइक ओवरराइड द डीटीडब्ल्यू आल्सो। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मली डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट में से जो डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे, बट गार के प्रोविजन ऐसे है जो डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन को भी ओवरराइड कर लेते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर मैं बात करूं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या फॉलो करना है, डीटीडब्ल्यू या इनकम टैक्स एक्ट? तो मैं बता दूं डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल आपको फॉलो करना है। अगर जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल के डीटीडब्ल्यू में बोला हुआ है, जैसे डीटीडब्ल्यू में बोला हुआ है कि आपको टैक्स रेट 10% लगेगा और इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है आपको टैक्स रेट 20% लगेगा, तो आपको टैक्स रेट कितना लेना है, 10% लेना है। लेकिन एक बात समझना, इनकम टैक्स एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि आपको टैक्स रेट है वो 5% लगेगा, तो उस केस में आपको 5% की रेट से टैक्स भरना है। इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द फॉरेन कंपनी। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में अगर इनकम टैक्स ज्यादा लग रहा है, टैक्स रेट ज्यादा है, फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में अगर टैक्स रेट ज्यादा लग रही है, देन इट वोंट बी ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल। मींस फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में अगर टैक्स रेट ज्यादा लग रही है इनकम टैक्स एक्ट में, तो इट वोंट बी ट्रीटेड एज लेस फेवरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन टेक वन एग्जांपल कि जैसे मान लो अपन इनकम टैक्स एक्ट में फॉरेन कंपनी पे क्या टैक्स रेट लगती है, तो इनकम टैक्स एक्ट में फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स रेट लगती है। लेकिन एक बात समझो, डीटीडब्ल्यू में दे रखा है 10%, तो भी उस फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स ही लगेगा। यहां पे ये एक एक्सेप्शन है जो आप ध्यान रखना कि फॉरेन कंपनी पे अगर इनकम टैक्स एक्ट में ज्यादा टैक्स रेट है तो वो लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा, मींस उसको इनकम टैक्स एक्ट की रेट से ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट फॉरेन कंपनी जो है उसके लिए रेट पर्पस के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट वाली रेट लेना है।
तो आप मुझे ये पूछोगे कि सर आप ऐसा बोल दो ना कि फॉरेन कंपनी के लिए डीटीडब्ल्यू नहीं लगेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। फॉरेन कंपनी के लिए डीटीडब्ल्यू तो लगेगा, बट रेट पर्पस के लिए नहीं लगेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे मान लो उस फॉरेन कंपनी के लिए डीटीडब्ल्यू बोलता है कि फॉरेन कंपनी के लिए ए, बी और सी तीन तरह की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भैया ए, बी, सी, डी, ई 5 टाइप्स की इनकम है जो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो इंडिया में टैक्सेबल कितने टाइप की इनकम होगी पता है? इंडिया में टैक्सेबल तो बेटा ए, बी, सी, डीटीडब्ल्यू के हिसाब से 3 टाइप्स की इनकम ही टैक्सेबल होगी। बट भैया आप टैक्स रेट कौन सा वाला लोगे? आप 40% है वो टैक्स रेट लोगे। आप जो टैक्स रेट लेने वाले हो वो टैक्स रेट आप 40% लेने वाले हो फॉरेन कंपनी के केस में। अब एक और चीज समझना बेटा, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में आता है और इंडिया के डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे मान लो इंडिया यूएसए का अग्रीमेंट है और यूएसए का कोई पर्सन है वो इंडिया के यूएसए का डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहता है, तो अगर इंडिया में आप डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको टीआरसी सबमिट करना पड़ेगा, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। और आप जो है वो टीआरसी प्रोड्यूस करोगे इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट देगी। अब एक बात समझना, टीआरसी के साथ साथ में आपको आपका स्टेटस ऑफ असेसी भी बताना पड़ेगा, जैसे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो। उसके साथ साथ में आपके पास अगर इंडिया का पैन नंबर है तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको नेशनलिटी आपकी बतानी पड़ेगी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी नेशनलिटी बतानी पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो तो आप कहां पे इनकॉर्पोरेट हुए उस जगह का एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर फॉरेन कंट्री का आपके पास कोई भी पैन नंबर है तो वो पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। बट मान लो फॉरेन कंपनी में कोई पैन नंबर वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो वहां पे जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर, वहां का जो भी रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको साथ में देनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, हमारे डीटीडब्ल्यू में एंटर होने का पावर इंडिया में किसको दे रखा है? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिस मोदी सरकार है, वो ही डीटीडब्ल्यू में एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन होती है सेक्शन 90A, और 90A ये बोलती है कि हमारे इंडिया का स्पेसिफाइड एसोसिएशन है वो किसी भी फॉरेन के स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ में एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। इंडिया का स्पेसिफाइड एसोसिएशन मींस ऐसा एसोसिएशन जो इंडिया में या फॉरेन कंट्री में किसी लॉ में काम करता है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि इंडिया में आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट में काम करती है। स्विट्जरलैंड की बैंक है, मान लो स्विस बैंक, वहां की नेशनल बैंक है, वो वहां के लॉ में काम करती है। तो इंडिया की आरबीआई और स्विट्जरलैंड की जो स्विस बैंक है वो आपस में ऐसा अग्रीमेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अग्रीमेंट जो है वो अप्रूव अगर गवर्नमेंट करेगी तो ही वो वैलिड होगा। मिस गवर्नमेंट उसको रेटिफाई करेगी, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, और अप्रूव करेगी तब वो वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे डीटीडब्ल्यू में कोई वर्ड यूज हुआ है और उसका मीनिंग भी डीटीडब्ल्यू में दे रखा है। डीटीडब्ल्यू में एक वर्ड यूज हुआ जैसे फॉर एन एग्जांपल मोबाइल, और वो मोबाइल का मीनिंग डीटीडब्ल्यू में दे रखा है, तो डीटीडब्ल्यू वाला मीनिंग आप लोगे। अगर कोई वर्ड है वो डीटीडब्ल्यू में यूज हुआ लेकिन मान लो डीटीडब्ल्यू में उसका मीनिंग नहीं दे रखा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उसका मीनिंग दे रखा है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट वाला मीनिंग लोगे। मैंने क्या बोला? देखो, डीटीडब्ल्यू में वर्ड यूज हुआ, डीटीडब्ल्यू में डिफाइन है तो डीटीडब्ल्यू वाला मीनिंग ले लो। डीटीडब्ल्यू में वर्ड यूज हुआ, डीटीडब्ल्यू में डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, तो इनकम टैक्स एक्ट वाला वर्ड ले लो, मीनिंग ले लो। अगर मान लो कोई भी वर्ड यूज हुआ है डीटीडब्ल्यू में जो ना तो डीटीडब्ल्यू में डिफाइन है और ना ही इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू उसको डिफाइन किया है, तो जो नोटिफिकेशन वाला मीनिंग है वो आपको लेना है। लेकिन एक चीज समझना, जो नोटिफिकेशन वाला मीनिंग है वो तब से एप्लीकेबल होगा जब से वो डीटीडब्ल्यू इनफोर्स हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? आई कैन टेक वन एग्जांपल, जैसे इंडिया जापान के बीच में अग्रीमेंट 1972 में हुआ था, फॉर एन एग्जांपल 1972 में अग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था लेकिन वो कहीं पे डिफाइन नहीं है। आज 2020 में जाके 2021 में जाके अपनी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के उसका वर्ड डिफाइन करती है, तो ये वर्ड एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी? 1972 से आएगी। बस जब आपने डीटीडब्ल्यू में एंटर हुए थे वहां से इसका मीनिंग है वो लिया जाएगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 91, दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल रिलीफ। अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री के साथ में अपना डीटीडब्ल्यू नहीं है तो अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट हमको एक रिबेट देती है अंडर सेक्शन 91, और ये 91 का रिबेट आपको तभी मिलेगा जब 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन ये है कि वो असेसी इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। असेसी अगर इंडिया का रेजिडेंट है तब उसको 91 का रिबेट मिलेगा। दूसरी कंडीशन यह है उसको फॉरेन कंट्री से इनकम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि फॉरेन कंट्री में वो इनकम पे आपने टैक्स है वो पे किया है या वहां पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो देखो, रेजिडेंट होना चाहिए, फॉरेन कंट्री से इनकम होनी चाहिए, और फॉरेन में आपका टीडीएस कटा है या आपने टैक्स फॉरेन में पे किया है, और उस कंट्री के साथ में हमारा कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है, और जो फॉरेन से आपको इनकम हुई है वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं है करके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम आपको एक
रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 91। अब ये 91 का रिबेट कैसे कैलकुलेट होता है आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो 91 की रिबेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये मानो कि वो पर्सन रेजिडेंट है, उसका नॉर्मल जैसे इनकम आता है वो निकाल दो। मींस इंडिया की इनकम भी ले लो, फॉरेन की इनकम भी ले लो, दोनों को जोड़ दो करके, ठीक है। जो डिडक्शन मिलते हैं वो डिडक्शन ले लो, उस पे जो भी नेट टैक्सेबल इनकम आती है उस पे टैक्स निकाल दो। अब एक चीज समझना, टैक्स निकालने के बाद सरचार्ज ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, उसके बाद आप रिबेट लोगे। यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले 91 का रिबेट ले लेते हैं। ना बाबा ना, पहले आप टैक्स निकालो, उसमें सरचार्ज अगर लगता है तो ऐड कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है तो उसको ऐड करो, और उसके बाद आपको 91 का रिबेट लेना है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर 91 का रिबेट कैसे लेते, तो 91 का रिबेट लेना बड़ा ही सिंपल है। कैसे? सबसे पहले आप एक काम करो कि इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना है वो ले लो। अब आप बोलोगे इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका टैक्स आया ना, वो टैक्स अमाउंट, नेट टैक्स आया, डिवाइड बाय आपका नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, तो जो टैक्स आया डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आया। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट एज वेल एज आप एक और काम करो, फॉरेन का टैक्स रेट निकालो कि जी फॉरेन में जिस कंट्री से आपको इनकम हो रही है उस कंट्री में टैक्स रेट क्या है, तो फॉरेन का टैक्स रेट और इंडिया का टैक्स रेट और फॉरेन के टैक्स रेट में से विच एवर इज लोअर वाला जो टैक्स रेट रहेगा, वो टैक्स रेट को आप मल्टीप्लाई करो डबली टैक्स इनकम पे। डबली टैक्स इनकम मींस ऐसी इनकम जिस पे फॉरेन में भी टैक्स लग रहा है और इंडिया में भी टैक्स लग रहा है। मींस इंडिया में जो नेट टैक्सेबल इनकम निकाला है उसमें वो इनकम इंक्लूड हुई है, तो वो डबली टैक्स इनकम पे फिर लोअर वाला टैक्स रेट है वो अप्लाई कर दो, आपको 91 का रिबेट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये जो फॉरेन का टैक्स रेट है ना, वो नॉर्मली आपको दे रखा होता है कि फॉरेन का टैक्स रेट 15% है या 12% है या 20% है, वैसा दे रखा होता है। लेकिन अगर मान लो फॉरेन का टैक्स रेट नहीं दे रखा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे पता है? आपको कैलकुलेट करना है फॉरेन में टैक्स कितना पे किया, दैट इज फॉरेन टैक्स, डिवाइड बाय फॉरेन में आपका इनकम कितना असेसेबल था एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन में जो टैक्स पे किया डिवाइड बाय फॉरेन में आपका इनकम कितना है एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। मींस फॉरेन टैक्स लॉ के हिसाब से आपका कितना इनकम असेसेबल है फॉरेन में, उससे आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको फॉरेन का टैक्स रेट मिल जाएगा। और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट मैंने आपको सिखा दिया, विच एवर इज लोअर वाला जो रहता है, उस लोअर वाले पे फिर आपकी जो डबली टैक्स इनकम होती है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 91 मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जैसे फॉरेन से आपको रॉयल्टी मिला 10 लाख का, लेकिन उस पे इंडिया में आपने मान लो अंडर सेक्शन 80 में कुछ आपको डिडक्शन मिल गया करके, ठीक है, 80 आरआरबी 80 क्यूक्यूबी में आपको रॉयल्टी पे कुछ डिडक्शन मिल गया, तो 10 लाख में से मान लो 3 लाख का डिडक्शन मिल गया, तो रिमेनिंग 7 लाख हमारी नेट टैक्सेबल इनकम में आया है। अब क्वेश्चन ये आता है, रिबेट लेते टाइम आप कितने पे लोगे, 10 लाख पे लोगे या ओनली 7 लाख पे लोगे? राइट आंसर इज ओनली 7 लाख पे लोगे। एक चीज ध्यान रखना, इंडिया की नेट टैक्सेबल इनकम में आपकी कितनी इनकम जुड़ी है, इंडिया की नेट टैक्सेबल इनकम में कितनी फॉरेन की इनकम जुड़ी है, सिर्फ उसी पे आपको रिबेट है वो 91 का मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डीटीडब्ल्यूए टॉपिक। अब डीटीडब्ल्यूए टॉपिक में आईसीआई ने एक और कंसेप्ट आपके मॉड्यूल में दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पी। पी का मतलब होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब एक चीज समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में बिजनेस करता है, तो नॉन रेजिडेंट की इंडिया से जो इनकम होती है बिजनेस से, उस पे इंडिया में टैक्स तभी लगेगा जब इंडिया में उसका पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर उसका इंडिया में पी नहीं है तो उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। अब ये पी का मतलब क्या होता है, आई कैन टेक वन एग्जांपल। सिंपल सी दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है बिजनेस विद फॉरेन कंट्री और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। अगर आपका बिजनेस विद फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगता, लेकिन बिजनेस इन फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बता दूं, नेपाल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत प्यारे स्टूडेंट होते हैं, नेपाल के सीए वाले, सीएमए वाले। तो नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट है। अब एक बात समझना, होता क्या है कि मैं मुंबई में, हमारी वेबसाइट है, यहां पे हम मुंबई में हमारा सब ऑपरेशन चलता है, मुंबई से हम बुक वगैरह डिस्पैच करते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऑर्डर नेपाल से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बुक्स है वो डीटीडीसी के थ्रू नेपाल भी डिस्पैच करते हैं, हम पेन ड्राइव है वो नेपाल भी डिस्पैच करते हैं। तो अब एक बात बताओ, हमने यहां से गुड्स नेपाल को एक्सपोर्ट किया करके, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, नेपाल में हमको टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये क्या है, बिजनेस विद फॉरेन कंट्री है। तो बिजनेस विद फॉरेन कंट्री है तो नेपाल में हमको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो नेपाल के काठमांडू में मैंने मेरा एक ब्रांच खोल दिया, और वहां से बुक की सेल हो रही है, वहां से पेन ड्राइव की सेल हो रही है, तो नेपाल में टैक्स लगेगा? यानी आंसर इज यस, बिकॉज मैं बिजनेस इन फॉरेन कंट्री कर रहा हूं।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बिजनेस विद फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन कंट्री में आपको बिजनेस पे टैक्स नहीं लगेगा, बट बिजनेस इन फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स लग जाएगा। देखो, मेरा वहां नेपाल में ब्रांच होना मतलब मेरा वहां पी है, तो उस कंट्री में मेरा टैक्स लगेगा। अब इसी को समझो आप कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका इंडिया में बिजनेस से इनकम होता है, तो टैक्स तभी लगता है जब इसका उसका इंडिया में पी है। अगर उसका इंडिया में पी नहीं है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, पी है तो टैक्स लगेगा। लेकिन पी बोलेंगे किसको? तो पी किसको बोलेंगे? या तो कोई प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है वो पी में आएगा, या ब्रांच है वो पी में आएगा, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, वेयर हाउस है, या फिर माइंस वगैरह जो है वो भी तुम्हारे पी की डेफिनेशन में आ जाती है। तो पी की डेफिनेशन में प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है, या ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, वेयर हाउस है, या माइंस वगैरह है, वो पी की डेफिनेशन में आता है। अब एक और चीज समझना, ये जो आपको डेफिनेशन दे रखी है ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। अब बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं, एक कोर्ट का जजमेंट तो ऐसा है कि इंडिया में आपको पता है वो तुम्हारा वो गाड़ी दौड़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको करके, ठीक है, वो वन, आई थिंक फॉर्मूला वन, या सो फॉर्मूला वन के लिए एक फॉरेन की कंपनी है इंडिया में, एक जेपी करके जो है, जेपी के साथ उनका अग्रीमेंट था, और उन्होंने वो फॉर्मूला वन का जो ट्रैक था ना, वो सर्किट जिसको बोलते हैं, तो वो उनके पास 3 डेज के लिए था। तो 3 डेज के लिए वो ट्रैक है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल था, तो उसको भी पी की डेफिनेशन में मान लिया, और उनको जो इंडिया से इनकम हुई उस पर इंडिया में टैक्स लगा। तो पी की डेफिनेशन है, बड़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, हर अग्रीमेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पी में क्या क्या आता है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि पी की डेफिनेशन में ये चीजें आती है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि सर अगर मान लो कोई फॉरेन का बीपीओ यूनिट है इंडिया में, फॉरेन का कंपनी है और उसने मान लो इंडिया में कोई बीपीओ यूनिट सेटअप किया है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ यूनिट। तो बीपीओ यूनिट इंडिया में सेटअप किया है, तो क्या जो उस फॉरेन की कंपनी को इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में जो बीपीओ यूनिट, अगर आपने कोई काम आउटसोर्स किया है किसी को और वो आपके पी नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट मान लो आपने खुद ने अपना यूनिट इंडिया में सेटअप किया है, तो वो पी की डेफिनेशन में आ जाएगा, और इंडिया से जो इनकम आएगी उसको उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप इतना याद रखोगे, इंडिया में अगर बीपीओ यूनिट सेटअप करते हैं और वो बीपीओ यूनिट अगर पी की डेफिनेशन में आ जाती है, या वो बिजनेस कनेक्शन में आ जाता है, तो इंडिया में उस पर टैक्स लगेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक DTAA. Now we are going to start with one more small topic, that is topic number 4, that is advance ruling. Advance ruling का मतलब क्या होता है? एडवांस में जजमेंट ले लेना। अब एक बात समझना, ये टॉपिक सबसे पहले जो आया था वो नॉन रेजिडेंट के लिए था, कि नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडिया का लॉ बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है, अपने को कॉम्प्लेक्स लगता है तो बेचारा उनको कितना लगता होगा करके, ठीक है। तो इंडिया का लॉ इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए एक कंसेप्ट लाया, दैट इज एडवांस रूलिंग, के नॉन रेजिडेंट अगर कोई इंडिया में ट्रांजेक्शन कर चुका है या ट्रांजेक्शन करने वाला है, तो वो अपनी उसके साथ में इंडिया में टैक्स लॉ में क्या होगा उसकी पहले से जजमेंट ले सकता है, दैट इज कॉल्ड योर एडवांस रूलिंग। तो एडवांस रूलिंग पहले तो नॉन रेजिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल था, बट बाकी बाद में उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेंट कौन हो सकता है, मींस कौन कौन लोग ऐसे हैं जो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, 5 लोग ऐसे हैं जो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट कोई ट्रांजेक्शन कर चुका है या ट्रांजेक्शन करना चाहता है, और उसका कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो पूछना चाहता है, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन कर सकता है। दूसरा, अगर कोई भी रेजिडेंट है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन कर रहा है, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, इंडिया की एक कंपनी है बीबी लिमिटेड, फॉरेन की कंपनी है कोका कोला लिमिटेड। अब बीबी लिमिटेड कोका कोला लिमिटेड कुछ ट्रांजेक्शन कर रही है, और हम ये पता करना चाहते हैं कि कोका कोला लिमिटेड का इंडिया में टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, तो हम नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे हम भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। तो देखो मैंने क्या बोला, पहला एप्लीकेंट कौन? नॉन रेजिडेंट। दूसरा कौन? रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तीसरा कौन? अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है जिसने 100 करोड़ या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन एंटर किया है या करने वाला है, मींस रेजिडेंट है, वो ये अपनी टैक्स लायबिलिटी वगैरह डिफाइन करवाना चाहता है, और वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है या एंटर कर चुका है, वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो रेजिडेंट पर्सन भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। और चौथा, अगर कोई रेजिडेंट नोटिफाइड पर्सन, और इसमें एक ही पर्सन को नोटिफाइड किया है, दैट इज द PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो जा सकता है। और पांचवा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट ये पता करना चाहता है, अगर वो कोई फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने वाला है और ये पता करना चाहता है कि कहीं मेरे पे गार तो नहीं लग जाएगा, कहीं मेरे पे गार तो नहीं लग जाएगा, मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा, ये पता करने के लिए नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट है वो भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो मेरी बात सुनो, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन।
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले नॉन रेजिडेंट है वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन कर सकता है। दूसरा रेजिडेंट पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। तीसरा रेजिडेंट पर्सन अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर किया है या करने वाला है और वो 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो जा सकती है, एज वेल एज द कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई ट्रांजेक्शन फ्यूचर में एंटर करने वाले हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर क्या गार तो नहीं लगेगा, वो जो ट्रांजैक्शन है कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, ये पता करने के लिए वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में जा सकते हैं। अब एक और चीज समझना, जब आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में जाते हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है और एप्लीकेशन है वो आपको क्वाड डुप्लीकेट करनी पड़ेगी, में 4 कॉपी में आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 30 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एप्लीकेशन जो है उसको 30 डेज के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो करके, ठीक है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर 30 डेज के बाद में हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो 30 डेज के बाद भी कर सकते हो अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपको अलाउ करता है। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अगर आपको अलाउ किया कि कोई बात नहीं आप 35th डे पे भी कर सकते हो, जेन्युइन रीजन है, तो उस केस में आपको 30 डेज के बाद में भी वो विड्रॉ करने दे सकते हैं। अब एक और चीज समझना, जब भी आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन करते हो तो आपको कुछ फीस पे करना पड़ता है। फ्री में आपको जजमेंट एडवांस में नहीं मिलेगा, आपको कुछ फीस पे करना पड़ता है। लेकिन फीस कितना रहता है तो मैं बताऊं, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है या तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर एक जो मैंने लास्ट वाला जो बताया था ना, कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जो ये पता करना चाहता है कि भाई मेरे केस में गार तो नहीं लगेगा, वो 2 लोगों के लिए, तो आप यहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी याद रखो। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसके लिए फीस जो रहेगा वो 10,000 रुपीज का रहेगा। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसके लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस गवर्नमेंट कंपनी है, उसके लिए फीस है वो 10,000 का रहेगा। उसके अलावा दूसरे लोग अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाते हैं और वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन अगर अप टू 100 करोड़ का है, जो ट्रांजैक्शन है वो अप टू 100 करोड़ का है तो 2 लाख रुपीस का फीस लगेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ज्यादा अप टू 300 करोड़ तक का है तो 5 लाख का फीस लगेगा और 300 करोड़ से ज्यादा है तो 10 लाख का फीस लगेगा। तो देखो बेटा कितना फीस लगेगा आप ऐसे याद रखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस गवर्नमेंट कंपनी जा रही है तो 10,000 का फीस लगेगा। बाकी कोई भी लोग अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है। ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ है तो 2 लाख, 100 करोड़ से ज्यादा अप टू 300 करोड़ है तो 5 लाख और 300 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो 10 लाख रुपीस का फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास तभी जा सकते हो जब आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए इसका मतलब ना तो आपका आईटी अथॉरिटी के पास पेंडिंग होना चाहिए, ना आईटेट के पास पेंडिंग होना चाहिए, ना हाई कोर्ट के पास और ना सुप्रीम कोर्ट के पास। मींस आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है आईटी अथॉरिटी के पास, आईटेट के पास, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के पास, तो भैया सीधा आपको वहीं से जजमेंट मिल जाएगा, आपको अभी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाने की क्या जरूरत है। तो आपका वो क्वेश्चन कहीं पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए तभी आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो पीएसयूज है, उनका केस आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास पेंडिंग है तो ही वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। देखो जब भी आपको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में जाना है तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पीएसयू ऐसी है, पीएसयू के केस में अगर आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास आपका केस पेंडिंग है तो चलेगा, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना बेटा, आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जैसे ही आप एप्लीकेशन करते हो, आपने 4 कॉपी दिया था, तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, एक कॉपी है वो डिपार्टमेंट को भेज देगा। मींस जो पीएसयू सॉरी एक कॉपी जो है वो सीआईटी या पीसीआईटी को भेज देगा। तो देखो जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया, आपका जो एक कॉपी है वो किसको भेजेगा, डिपार्टमेंट को। कौन भेजेगा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिपार्टमेंट में किसको, सीआईटी पीसीआईटी को भेजेगा और उनसे पूछेगा आपका केस तो कहीं पेंडिंग नहीं है, ये पूछा जाएगा करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, उसके बाद में भैया वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो सब एनालाइज करने के बाद आपको जजमेंट देंगे। लेकिन एक चीज समझना, जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही आपने किसी लड़की को हाय बोला, उसने बिना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिए सीधा ही आपको ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा कितने केस में, 4 केस में। सबसे पहला, अगर आपका केस कहीं पे पेंडिंग है,
आपका केस अगर आईटेट और आईटी अथॉरिटी, आईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा केस पीएसयू जो है उसका केस अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरा, अगर मान लो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट से रिलेटेड है, मींस आप किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाना चाहते हो, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का यही काम बच गया है कि वो आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के देगा। तो अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू से डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर आप एप्लीकेशन कर रहे हो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास और आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए है। अगर आपका प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन यह है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट कंपनी ने एप्लीकेशन किया, भले वो प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए है, तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, वो ये पता करने के लिए कर रहा है कि मुझे मेरे पे गार्ड लगेगा या नहीं, मींस मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं माना जाएगा, अगर उसके लिए कर रहा है तो उस केस में भैया आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, भले वो ट्रांजैक्शन जो आपने डिजाइन किया है वो प्राइमा फेसिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अपना जजमेंट कब तक देगी? तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो अपना जजमेंट देगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना जजमेंट दे देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो 6 महीने के अंदर अंदर जजमेंट देगी, आंसर इज यस। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे क्या होता है, जो पीएसयू है, पीएसयू के केस में आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास आपका केस पेंडिंग है, तब आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए। तो जब आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास हो तब तक बेटा ये आईटी अथॉरिटी और आईटेट जहां आपका ये केस पेंडिंग था वो कुछ नहीं करेंगे, वो रुक जाएंगे। रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना, बिकॉज आप ऑलरेडी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा चुके हो। अब एक बात समझना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जब जजमेंट आएगा तो वो जजमेंट आईटी अथॉरिटी पे तो बाइंडिंग होगा, तो आईटी अथॉरिटी तो उसको अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर दे देगा, बट आईटेट पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो आईटेट क्या कर सकता है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दे सकता है। इस केस में पीएसयू के केस में अगर आईटेट के पास केस पेंडिंग था तो आईटेट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दे सकता है और फिर आईटेट वाला जजमेंट है वो प्रिवेल करेगा। अब एक और चीज समझना, सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जब भी हम जाते हैं तो उसका जो जजमेंट आता है वो क्या बाइंडिंग होता है? आंसर इज यस। किस किस पे बाइंडिंग होता है? एक तो असेसी जिसने एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेंट असेसी है, उस पे बाइंडिंग होता है। दूसरा, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी, जो सीआईटी लेवल तक के लोग होते हैं, सीआईटी पीसीआईटी लेवल तक के लोग होते हैं, उस पे बाइंडिंग होता है। और तीसरा, वो वाले ट्रांजैक्शंस पे बाइंडिंग होता है जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए थे। जैसे मान लो दुबई से पहले आप घोड़े खरीदते थे, उससे रिलेटेड मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गए थे, आज अगर गधे खरीदने लगे तो वो भैया अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा करके। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट बाइंडिंग किस पे होता है? एक तो असेसी पे होता है जिसने एप्लीकेशन किया था, दूसरा डिपार्टमेंट पे होता है अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, और तीसरा वो वाले ट्रांजैक्शन पे होता है। अब आगे जाके फ्यूचर में अगर लॉ चेंज हो जाता है या फैक्ट ही चेंज हो जाते हैं तो उस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो जजमेंट लिया वो आपने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया तो उस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में ऑप्शन है कि वो आपके जजमेंट को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में कौन कौन से लोग होते हैं? तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में मैं बताऊं 4 लोग होते हैं। एक होता है चेयरमैन, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं वाइस चेयरमैन, बहुत सारे हो सकते हैं रेवेन्यू मेंबर और बहुत सारे हो सकते हैं लॉ मेंबर। मींस 1 चेयरमैन होगा, उसके बाद वाइस चेयरमैन होंगे, उसके बाद रेवेन्यू मेंबर होंगे, उसके बाद लॉ मेंबर होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये चेयरमैन का हाईएस्ट एज कितना हो सकता है? तो चेयरमैन का जो मैक्सिमम एज है वो 70 साल हो सकता है। वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू मेंबर और लॉ मेंबर का मैक्सिमम एज है वो 67 ईयर्स हो सकता है। और इनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 इयर्स हो सकता है। इनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 5 इयर्स हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ही आता है, सर चेयरमैन का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो चेयरमैन का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रह चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रह चुका है, या फिर सीजे रह चुका है किसका? हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, या फिर सीजे रह चुका है हाई कोर्ट का, या फिर 7 इयर्स के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका है, वो क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। तो चेयरमैन कौन बनेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रह चुका है, या फिर हाई कोर्ट का सीजे रह चुका है, या फिर हाई कोर्ट का 7 साल के लिए जज रह चुका है, वो बंदा क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। वाइस चेयरमैन क्या बनेगा? कौन बनेगा? जो भी हाई कोर्ट का जज रह चुका है वो वाइस चेयरमैन बनेगा। रेवेन्यू मेंबर कौन रहता है? सीबीडीटी और सीबीईसी के मेंबर।
अगर कोई बंदा है वो सीबीडीटी या सीबीईसी या जिसको आप सीबीआईसी भी आजकल बोलते हो, तो सीबीडीटी और सीबीईसी जो है, सीबीडीटी मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड ऑल, और वो एक्साइज एंड कस्टम, तो अगर सीबीडीटी और सीबीईसी का जो मेंबर था वो बंदा क्या बनेगा, रेवेन्यू मेंबर बनेगा। और लॉ मेंबर कौन बनेगा, जो गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहता है, जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट का लायक बंदा है वो तुम्हारा लॉ मेंबर रहता है। लेकिन एक चीज समझना, ये जितनी भी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, ये क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होती है उन लोगों के लिए जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था करके, ठीक है, 26 मई 2017 से पहले। 26 मई 2017 से पहले अपॉइंटमेंट हुआ, उन पे ये क्वालिफिकेशन लगेगी। अगर 26 मई 2017 या उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन लगती है, और वो कौन सी लगती है अभी मैं बताऊंगा आपको। अब एक और चीज समझना, सर यहां पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑफिस कहां पे लोकेटेड है, तो मैं बता दूं मेन ऑफिस है वो दिल्ली में लोकेटेड है, लेकिन इसकी बेंचेस लगती है, जैसे मुंबई बेंच भी है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का मुंबई बेंच भी है, लेकिन जो मेन जो लोकेटेड है वो तुम्हारा कहां पे लोकेटेड है, दिल्ली में। अब एक और चीज समझना, जो बेंच होती है ना, बेंच में हमेशा 3 जज तो रहेंगे, मिनिमम 3 जज रहेंगे। कौन कौन रहता है, या तो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, चेयरमैन वाइस चेयरमैन में से एक बंदा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन में से एक बंदा, और उसके साथ साथ में एक रेवेन्यू मेंबर और एक लॉ मेंबर, एक रेवेन्यू मेंबर एंड एक लॉ मेंबर। अब यहां पे एक चीज समझना, एमसीक्यू के लिए एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई इनकम टैक्स का केस है तो रेवेन्यू मेंबर हमेशा सीबीडीटी का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई भी आपका इनकम टैक्स का केस है तो रेवेन्यू मेंबर जो होगा ना वो हमेशा सीबीडीटी का मेंबर होगा। जो सीबीडीटी का मेंबर है वही रेवेन्यू मेंबर होगा। अगर किसी के बुक में ये लाइन लिखी हुई नहीं है तो आप प्लीज इसको लिख लेना करके, ठीक है। जब भी अगर इनकम टैक्स का मैटर होगा तो सीबीडीटी का मेंबर है वही रेवेन्यू मेंबर में होगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी वैकेंसी हो जाती है, किसी मान लो चेयरमैन की डेथ हो गई, चेयरमैन की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन दे देता है, अदरवाइज देता है, होता है ऐसा कुछ, उसका ऑफिस खाली हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन का कार्यभार संभालेगा जब तक कि वापस वो चेयरमैन अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। तो चेयरमैन जब तक वापस से अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक क्या करेगा, जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो उसका ऑफिस का कार्यभार संभालेगा। अगर मान लो जो चेयरमैन है वो किसी फंक्शन की वजह से या किसी इलनेस की वजह से ऑफिस में नहीं आ पा रहा है, तो जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन का कार्यभार संभालेगा जब तक कि चेयरमैन वापस नहीं आता है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला क्वालिफिकेशन ये रहती है अगर मान लो आपका अपॉइंटमेंट हुआ है 26 मई 2017 से पहले, बट अगर 26 मई 2017 या उसके बाद में अपॉइंटमेंट हुआ है तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहां क्वालिफिकेशन के लिए पहले क्वालिफिकेशन के रूल्स कुछ दूसरे थे, अब इन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया। अब इन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया और ये रूल्स बोले जाते हैं ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल अदर अथॉरिटी रूल्स 2020। अगर आपकी बुक में यहां पे चेंज नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप एक बार इसको चेंज कर देना। अब क्वेश्चन ही आता है इन रूल्स के हिसाब से चेयरमैन कौन बनेगा। तो इन रूल्स के हिसाब से चेयरमैन कौन बनेगा कि जो पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर हाई कोर्ट का सीजे है, सिर्फ दो ही लोग, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर हाई कोर्ट का सीजे है, वो दो लोगों में से ही कोई चेयरमैन बन सकता है। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, जो हाई कोर्ट का जज है। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, जो हाई कोर्ट का जज है। रेवेन्यू मेंबर कौन बनेगा, जो सीबीडीटी या सीबीईसी का मेंबर है, जो सीबीडीटी या सीबीईसी का मेंबर है और उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया है एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए। जो सीबीडीटी या सीबीईसी का मेंबर है और उसने फंक्शन परफॉर्म किया है 3 इयर्स के लिए, वो रेवेन्यू मेंबर बनेगा। और यहां लॉ मेंबर कौन बनेगा, यहां पे चेंज हुआ कि जिसने कंबाइंड पीरियड ऑफ 10 ईयर तक डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा है। जो कंबाइंड पीरियड ऑफ 10 इयर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा है वो तुम्हारा कौन बनेगा, लॉ मेंबर बनेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और चीज का चेंज हुआ। अब इन्होंने बोला कि देखो पहले लॉ में तो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम इनका टेन्योर 5 साल का हो सकता है, लेकिन अब इन्होंने चेंज करके बोला कि भैया रूल के हिसाब से बोला कि अगर अपॉइंटमेंट बाद में होता है तो उस केस में आपका मैक्सिमम टेन्योर है वो 4 ईयर का रहेगा। 5 इज अ मैक्सिमम, तो इन्होंने इसमें डिफाइन किया 4 इयर्स का आपका टेन्योर रहेगा, बट 4 ईयर के बाद में आपको वापस से रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज समझना, हाईएस्ट एज जो है वो चेयरमैन की 70 इयर्स रहेगी और बेटा वाइस चेयरमैन और तुम्हारे जो लॉ मेंबर और रेवेन्यू मेंबर है उनका 65 इयर्स रहेगा। तो चेयरमैन का हाईएस्ट एज है वो 70 इयर्स हो सकता है और बाकी वाले जो लोग हैं उनका 65 रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये लास्ट वाले एक दो जगह है जहां पे आपका कुछ बुक में अगर चेंज नहीं है तो प्लीज आप कर लेना करके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। तो हमने दो टॉपिक को आज रिवाइज किया, एक तो डीटीडब्ल्यूए और उसके साथ में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सर एक और टॉपिक है इक्वलाइजेशन लेवी, वो भी मैं साथ में रिवाइज करवाना चाहता हूं इसके साथ ही, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि हो ऐसा रहा है कि ये अगर लेक्चर आपका रिवीजन का लास्ट लेक्चर है तो फिर क्या होगा, टोटल 13 रिवीजन लेक्चर हो गए और मैं नहीं चाहता कि 13 नंबर हो। नंबर में कभी भी, नंबर में थोड़ा मैं बिलीव करता हूं कभी कभार,
तो 13 नंबर है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं इक्वलाइजेशन लेवी एक छोटे से टॉपिक के लिए अलग से रिवीजन लेक्चर अपलोड करूंगा, दैट इज लेक्चर नंबर 14। तो जो 14 नंबर रहेगा वो ऑब्वियसली अच्छा नंबर रहता है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल। बाकी आप अपना पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई करते रहो और सुनते रहो। जब आप इधर उधर घूम रहे हो तब आपको रिवीजन लेक्चर कान में डाल देने का और सुन लेने का, आपका टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है और अगले लेक्चर में अपन लोग मिलते हैं।